नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इतिहास की दूसरी यूनिट का। इतिहास की दूसरी यूनिट का वही महत्व है जो कि आपकी पहली, तीसरी, चौथी और पांचवी यूनिट का है, क्योंकि आयोग ने नए सिलेबस में स्पष्ट तौर पर सभी यूनिटों का महत्व बराबर रखा है। जिस तरीके से पहली यूनिट से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं, उसी तरीके से दूसरी यूनिट से भी 30 नंबर के 30 अंक के ही प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। तो अब जब हमें सारी यूनिटों का महत्व पता है कि बराबर बराबर है, तो क्यों ना उन यूनिटों को हम सिलेबस के आधार पर कि सिलेबस में क्या क्या लिखा है उसको समझते हुए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छे से पढ़ें। तो चलिए, इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ी सी कहानियों का भी सहारा लेंगे और थोड़े से सिलेबस का तो हम पूरा पूरा सहारा लेंगे, लेकिन कहानियों का हम थोड़ा थोड़ा सहारा लेंगे। कहानियों का सहारा इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि बगैर कहानी का इतिहास थोड़ा सा बोरियत महसूस करता है। आपको बोरियत महसूस होने लगेगी इतिहास को पढ़ने में, इसलिए हम थोड़ी सी कहानियाँ भी लेके चलेंगे और अपना सिलेबस के आधार पर ही पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। फिर हम समझेंगे कि जो दूसरी यूनिट है उसे मध्यकाल के अंतर्गत ही क्यों रखा जाता है, अर्थात जो वर्गीकरण है वो प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास, इसमें किस तरीके से किया गया है। और तीसरी बात कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके कारण से इतने दीर्घ समय से, इतने लंबे समय से चले आ रहे भारत की केंद्रीय सत्ता पर आर्यों के आधिपत्य को इस्लाम धर्म ने चुनौती देकर उस आधिपत्य को हथिया लिया और भारत की केंद्रीय सत्ता पर इस्लाम धर्म काबिज हो गया। तो उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि आयोग ने दूसरी यूनिट के अंतर्गत आखिर कौन कौन से टॉपिक समाहित किए गए हैं और किन्हें मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पहले टॉपिक में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का क्या क्या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का आपको अध्ययन करना है। क्या क्या करना है? 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी या 18वीं शताब्दी तक के भारत में जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, हमें उनका विस्तार रूप से अध्ययन करना है। दूसरे टॉपिक में वो कहते हैं कि मुगल शासक और उनका प्रशासन, मतलब कौन कौन से मुगल शासक थे, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थीं, उनकी क्या क्या नीतियां रही हैं, साथ ही साथ उनका प्रशासन किस तरीके का रहा है, साथ ही साथ जो मुगलों के बाद जो एक मिश्रित संस्कृति जन्म लेती है उसका उदय कैसे हुआ। तो हमें पूरा इतिहास पढ़ना है, कहां से, गुलाम वंश से लेकर मुगल वंश तक। साथ ही साथ आयोग ने कहा है कि आपको मध्यकाल के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव, इसका भी अध्ययन करना है। तो सरल सी बात है कि आयोग ने मध्यकाल के अंतर्गत क्या क्या रखा है। तो आयोग ने मध्यकाल में 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक के इतिहास को रखा है, जिसके अंतर्गत आपको तुर्कों के आक्रमण, अरबों के आक्रमण, साथ ही साथ जो गुलाम सत्ता स्थापित हो जाती है, गुलाम वंश की सत्ता स्थापित हो जाती है, उसको पढ़ना है। साथ ही साथ मुगल शासक या मुगल संस्कृति को पढ़ना है। साथ ही साथ जो यूरोपियन आक्रमण होते हैं भारत में, उनका भी आपको बहुत विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। साथ ही साथ हमें यह समझने का प्रयास करना है कि जब ब्रिटिश सत्ता काबिज होती है भारत की केंद्रीय सत्ता पर, तो वह भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या क्या प्रभाव डालती है। तो दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा कि यदि हम इतिहास का वर्गीकरण करें तो इतिहास का वर्गीकरण मुख्य तौर पर जो भारत की केंद्रीय सत्ता है उस पर अलग अलग धर्मों के प्रभुत्व के आधार पर किया गया है। कैसे किया गया है? अलग अलग धर्मों के प्रभुत्व के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम इतिहास की बात करें, किसकी बात करें? इतिहास की। तो इतिहास को हम मुख्य तौर पर 3 भागों में देखते हैं। एक भाग आता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राचीन इतिहास। एक भाग आता है जिसे कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा भाग आता है जिसे कहा जाता है आधुनिक इतिहास। ये 3 भाग होते हैं, सभी को पता है।
जो प्राचीन इतिहास का समय है वह कब से कब तक माना जाता है? वैसे तो हम पाषाण काल से मानते हैं, लेकिन मुख्यतः हम प्राचीन काल को भी हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे कि एक ऐतिहासिक काल होता है, एक आध ऐतिहासिक काल होता है। इस तरीके से हम इसका वर्गीकरण करते हैं। उसमें भी हम पाषाण कालीन, पुरा पाषाण कालीन, नव पाषाण कालीन, इस तरीके से उसका डिवाइडेशन करते हैं। लेकिन मुख्यतः यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो यहाँ पर हम आर्यों का अध्ययन करते हैं। मुख्यतः आर्यों का अध्ययन कब से? 1500 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक? 11वीं शताब्दी तक। कब तक अध्ययन करते हैं? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 11वीं शताब्दी तक, अर्थात लगभग कितना? 2600 वर्षों का इतिहास। कितना करते हैं? 2600 वर्षों के इतिहास का अध्ययन करते हैं। मध्यकाल के अंतर्गत होता क्या है कि जो आर्य थे वह भारत की केंद्रीय सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए हुए थे, अर्थात भारत की केंद्रीय सत्ता पर अधिकार किनका था? आर्यों का था। लेकिन जैसे ही 11वीं सदी आती है, 11वीं शताब्दी आती है, उस समय भारत की केंद्रीय सत्ता आर्यों के हाथों से निकलकर इस्लाम धर्म के हाथ में चली जाती है। अर्थात 11वीं सदी से 11वीं शताब्दी से यदि हम मुख्य तौर पर देखें तो 18वीं शताब्दी तक का समय किनके प्रभुत्व का रहता है? यह समय रहता है इस्लाम के प्रभुत्व का। किसका रहता है? इस्लाम का। इस्लाम धर्म भारत की केंद्रीय सत्ता पर काबिज हो जाता है। तो जैसे ही धर्म परिवर्तन होगा, यहां पर आर्य संस्कृति थी, आर्य थे, तो आर्यों की प्रशासन करने की पद्धति अलग होगी, रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, सभी कुछ अलग होगी। तो उस व्यवस्था को ध्यान में रखकर उस काल को एक अलग पार्ट में रख दिया गया और उसी को कहा गया प्राचीन इतिहास। इसी तरीके से जैसे ही मध्यकाल आया और मध्यकाल में इस्लाम धर्म का केंद्रीय सत्ता पर प्रभुत्व हुआ, भारत की केंद्रीय सत्ता पर इस्लाम धर्म काबिज हुआ, तो उसके साथ ही इनकी प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो पद्धतियां थीं वो इनके अनुसार हो गई, कुछ अलग हो गई आर्यों से। इसलिए इनका जो काल था उसे रखा गया मध्यकाल के अंतर्गत। और तीसरा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में जब यूरोपीय आक्रमण होते हैं तो यूरोपीय आक्रमण के साथ ही यूरोप जैसे ही भारत की केंद्रीय सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, मुख्यतः ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जैसे ही होते हैं, अंग्रेज जैसे ही भारत की केंद्रीय सत्ता पर काबिज होते हैं, तो वह भी भारत का जो प्रशासनिक प्रणाली है, प्रशासनिक ढांचा है, उसे अपने अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं। उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्थिति होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो तीनों काल हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा ईसाई धर्म। अर्थात धर्मों के प्रभुत्व के आधार पर तीन कालों में भारतीय इतिहास को बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को आर्यों के प्रभुत्व के आधार पर, मध्यकालीन को इस्लाम के प्रभुत्व के आधार पर और आधुनिक को ईसाई धर्म के आधार पर। लेकिन कई किताबों में यह अलग अलग मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो मध्यकालीन इतिहास है कई किताबों में उत्तर मुगल काल से समाप्त हो जाता है और उत्तर मुगल काल से आधुनिक इतिहास चालू हो जाता है। लेकिन बहुत सारी किताबों में 1857 की क्रांति तक मुगल कालों का इतिहास ही चलता है, क्योंकि 1857 की क्रांति पर जो दिल्ली होता है, दिल्ली पर मुख्य तौर पर जो कब्जा बना रहता है वो मुगलों का ही बना रहता है। 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली होता है, दिल्ली पर जो शासन व्यवस्था है वो क्राउन के हाथों में चली जाती है। तो वहां से शासन व्यवस्था पूर्णतः अंग्रेजों के हाथों में आ जाती है। तो 1857 क्रांति के बाद जो भी परिवर्तन होते हैं वह ईसाई धर्म के या ईसाई संस्कृति के अनुसार होते हैं या अंग्रेजों के अनुसार होते हैं, इसलिए उसे आधुनिक इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। आयोग ने भी इसी तरीके से इतिहास का वर्गीकरण किया गया है। पहली यूनिट में आपको यहां से यहां तक पढ़ना है, कहां से? 11वीं शताब्दी तक पढ़ना होता है। 11वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक आपको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। और ऐसे ही 18वीं शताब्दी के बाद का जो इतिहास है, 1857 की क्रांति, आप जैसे ही तीसरी यूनिट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ संघर्ष हुए थे, चाहे कृषक विद्रोह हों या फिर आदिवासी विद्रोह हों, साथ ही साथ 1857 की क्रांति, वहां से आपको आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ना होता है। अब चूंकि ये जो काल था, यहां पर इस संस्कृति के विकास का काल था, चाहे हम प्राचीन इतिहास की बात करें और चाहे हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें। यहां पर बहुत सारी, चाहे हम वास्तुकला की बात करें, संगीत कला की बात करें, बहुत सारी कलाओं का यहां पर विकास हुआ। लेकिन अंग्रेजों की प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी।
अंग्रेज भारत पर सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, यहाँ से पैसा खींचकर ले जाने के लिए आए थे। इसलिए उन्होंने यहाँ की संस्कृति में ज़्यादा विकास नहीं किया। यहाँ पर चाहे वास्तुकला हो, चित्रकला हो, कोई भी कला हो, उसमें ज़्यादा विकास नहीं किया। उनका मुख्य उद्देश्य रहा था भारत की जितनी भी संपत्ति है उसको लूट कर ब्रिटेन ले जाना। तो इसके कारण यहाँ पर बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, और इसीलिए हम आधुनिक इतिहास के अंतर्गत बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे विद्रोहों का अध्ययन करते हैं। तो क्लियर हुआ किस तरीके से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब हम बात कर लेते हैं कि जब प्राचीन काल में 2600 वर्ष, कम नहीं होते, बहुत सारे वर्ष होते हैं, 2600 वर्षों तक आर्यों का प्रभुत्व था, तो अचानक से क्यों इस्लाम धर्म का प्रभुत्व भारत की केंद्रीय सत्ता पर हो जाता है? क्या इससे पहले कभी विदेशी आक्रमण नहीं हुए थे कि इस्लाम ने जैसे ही आक्रमण किया और यहाँ की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने प्राचीन इतिहास में जाना होगा, प्राचीन इतिहास के कुछ पहलुओं को छानना होगा। चलिए हम थोड़ा सा ओवरव्यू में देख लेते हैं प्राचीन इतिहास को। तो दोस्तों, जैसे ही हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास आर्यों के आगमन के साथ ही चालू हो जाता है। आर्य आते हैं, ऋग्वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आता है। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, यहाँ कर्मों के आधार पर, पहले वर्णों का विभाजन था लेकिन वो कर्मों के आधार पर ना होकर अब जन्म के आधार पर हो जाता है। अर्थात भारत जो था, भारत में जो वर्ग थे वो मुख्यतः 4 वर्गों में बटे हुए थे। कौन कौन से? एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था। अब यहां पर जो केंद्रीय सत्ता होगी इन्हीं 4 वर्णों के आधार पर चलती रहेगी। कहीं पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो जाएगा, तो कहीं पर क्षत्रियों का, तो कहीं पर वैश्य का। तो इन चारों वर्णों में धीरे धीरे विद्रोह होता रहता है, चलता रहता है, लेकिन मुख्य तौर पर भारत की केंद्रीय सत्ता पर आर्यों का ही कब्जा काबिज रहता है। इतिहास चलता रहता है, एक वंश आता है, पहले ये कबीलाई पद्धति थी, फिर धीरे धीरे कबीलाई पद्धति का विकास होता है। कबीलाई पद्धति के विकास के साथ ही साथ जैसे इसका विकास होता है, ये अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगते हैं, और क्षेत्र विस्तार की जैसे ही मनसा मन में आती है, वहां पर एक मुखिया बन के आ जाता है। उस मुखिया को कहा जाता था प्राचीन इतिहास में राजा। क्या कहा जाता था? राजा। तो राजाओं के बहुत सारे वंश बने। जैसे कि हम इतिहास, जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले एक शब्द आपको पढ़ने में आता है जिसे बोला जाता है हसीना। क्या बोला जाता है? हसीना। मजाक लग रहा होगा कि ऐसा हसीना तो हमने प्राचीन इतिहास में कभी नहीं पढ़ा, मैं पढ़ा देता हूं। हसीना से आता है हर्यक वंश। क्या आता है? हर्यक वंश। फिर सी से आता है शिशुनाग वंश। क्या आता है? शिशुनाग वंश। और ना से आता है नंद वंश। क्या आता है? नंद वंश। तो ये वंश याद करने की एक कला है। हसीना से आप याद कर लीजिए तो आपको तीनों क्रम से याद हो जाएंगे कि पहला हर्यक आया, फिर शिशुनाग आया और फिर नंद वंश आया। तो जैसे ही हसीना आती है, हर्यक वंश आता है, तो ये वंश जो था वो पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हर्यक वंश में जो राजा होता है, राजा का पुत्र क्या होता है? राजकुमार होता है। क्या होता है? राजकुमार। तो राजकुमार सत्ता को बहुत कम उम्र में ही हथियाने के लिए अपने पिता की हत्या कर देता है, क्योंकि यहां पर वंशानुगत प्रणाली पाई जाती है, और वंशानुगत प्रणाली के अंतर्गत राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, ये चीजें चलती रहती हैं। तो राजा के पुत्र को लगता है यार हम कब तक इनकी दान दक्षिणा पे चलते रहेंगे, पैसे इनसे मांगते रहेंगे, क्यों ना ये सत्ता अपने हाथों में ले ली जाए। तो हर्यक वंश में क्या होता है? जो राजकुमार होता है वो राजा की हत्या करता है और राज्यपाठ अपने हाथों में ले लेता है। तो हर्यक वंश ऐसे ही चलता है। फिर हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। जब इसकी अति ज़्यादा हो जाती है तो इसकी सत्ता को पलटकर शिशुनाग जो शासक होता है वह शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। फिर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आता है। नंद में महापदम नंद जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक होता है। यदि हम तीनों वंशों की बात करें, चाहे हर्यक वंश हो, चाहे शिशुनाग वंश हो, चाहे नंद वंश हो, तो तीनों वंशों में सबसे प्रतापी राजा जो था वो महापदम नंद था। तो महापदम नंद के बाद आता है घनानंद। घनानंद के समय विदेशी आक्रमण भी होते हैं। घनानंद के पहले हकमानी वंश का आक्रमण होता है। तो बात वहीं आई कि क्या इस्लाम का सबसे पहले आक्रमण भारत में हुआ था मध्यकाल में? तो नहीं, हम सीधे चले जा रहे हैं और हमने देखा कि नंद वंश में और नंद वंश के पहले भी यहाँ पर हकमानी वंश में हकमानी वंश ने क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन ये जो शासक थे, पहले अखंड भारत की कल्पना नहीं थी, पूरे अखंड भारत की बात नहीं होती थी। तो ये जितने भी क्षेत्रों में विस्तृत थे, इनका प्रभुत्व बहुत ही नियंत्रणपूर्ण तरीके से था, मतलब बहुत शक्तिशाली तरीके से ये अपने क्षेत्र पर कब्जा किए हुए थे।
तो जैसे ही विदेशी आक्रमण इन पर होता था तो यह विदेशी आक्रमण को क्या कर देते थे, असफल कर देते थे। नंद वंश का अंतिम शासक जिसे घनानंद कहते हैं, घनानंद आता है और घनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण भारत पर होता है। उस समय बहुत सारे राजा, छोटे छोटे राजा भारत में हुआ करते थे। राजा क्योंकि भारत पहले भारत नहीं था, छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। तो जैसे ही घनानंद के समय इसका अटैक होता है और घनानंद की सत्ता को जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वह विष्णुगुप्त की सहायता से, विष्णुगुप्त जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, तो विष्णुगुप्त की सहायता से वह सत्ता का परिवर्तन कर देते हैं। घनानंद की हत्या करके वो सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं। और सिकंदर भी भारत पर आक्रमण करता है लेकिन झेलम नदी को पार नहीं कर पाता, उसके सैनिक थक जाते हैं और वापस चला जाता है। तो सिकंदर वापस चला जाता है, मतलब सिकंदर का भी आक्रमण हुआ लेकिन वह भारत पर कब्जा नहीं कर पाया। केंद्र में फिर आता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक अखंड भारत की संकल्पना को रखता है। वो कहता है कि हमारा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। वह अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगता है, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को जीतता है और एक अखंड भारत की स्थापना करता है। फिर उसके बाद बहुत प्रतापी शासक आते हैं, उन्हीं का जो वंशज होता है जिसे अशोक कहा जाता है, उसने भी भारत का विस्तार बहुत ज़्यादा किया था। लेकिन अशोक के समय एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध था, जिसको देखकर उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई थी और उस हत्याओं को देखकर जो अशोक होता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो बोलता है कि यार इन हत्याओं से होता क्या है, इनसे हमें क्या प्राप्त हुआ, इनमें हमने अपने भाई बहन माता पिता सभी को तो खोया है। तो वह क्या करता है, साम्राज्य विस्तार की नीति युद्ध के आधार पर ना कर धर्म प्रचार के आधार पर करने को अपना लेता है। वह अपना एक नया धर्म चलाता है और उस धर्म के आधार पर विभिन्न अभिलेखों को खुदवाता है, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को विदेशों में भेजता है, अपने महामात्रों को, अपने महापात्र होते हैं उनको विदेशों में भेजता है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। तो जैसे ये स्थिति आती है तो जो छोटे छोटे राजा या छोटे छोटे जो वर्ग होते हैं इसके राजपाट में, वो धीरे धीरे विद्रोह करने लगते हैं। जैसे ही विद्रोह करते हैं, अशोक तो थोड़ा प्रभावशाली शासक था लेकिन अशोक के जैसे ही वंशज आते हैं तो वह थोड़े कमजोर होते हैं। कमजोर होने के साथ वह इस सत्ता को सही तरीके से नहीं संभाल पाते। ना संभाल पाने के कारण बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी भारत पर होने लगते हैं। कौन कौन से आक्रमण होने लगते हैं, तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इंसाई पार्क। इंसाई पार्क में आता है हिंदू यूनानी, है ना, हिंदू यूनानी, फिर आता है शक, फिर आते हैं पहलव और फिर आते हैं कुषाण। ये क्रम है इनका आक्रमण करने का। तो ये मौर्य काल आता है, मौर्य उत्तर काल में अटैक करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो केंद्रीय सत्ता है, केंद्रीय सत्ता पर राजा जो होता है वो कमजोर होता है, आंतरिक विद्रोह होने लगते हैं। और दूसरा, राज्य का विस्तार भी बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं हो पाता। तो ये जैसे ही भारत पर अटैक करते हैं तो भारत पर ये भी अपने अपने क्षेत्रों में कब्जा कर लेते हैं। भारत में बहुत छोटे छोटे वर्गों में भारत बढ़ जाता है। फिर इसके बाद भारत में भी जैसे ही मौर्य उत्तर काल आता है तो उसके हम पढ़ते हैं माशुका के नाम से। किससे? माशुका। माशुका क्या होती है? इसे बोला जाता है मौर्य वंश, इसे बोला जाता है शुंग वंश और इसे बोला जाता है कणव वंश। तो ये वंश स्थापित हो जाते हैं। मौर्य वंश का जैसे ही अंत होता है, मौर्य उत्तर काल चालू होता है, उत्तर भारत में शुंग वंश, कणव वंश और सातवाहन वंश, इनका प्रभुत्व होता है। और उसी समय पर हिंदू, यूनानी, शक, पहला और कुषाण, इनका अटैक भारत पर होने लगता है। तो इनमें युद्ध चलता है। लेकिन ये जो अटैक करते हैं, ये भी अटैक करने के साथ जो हिंदू संस्कृति थी उसको ही अपना लेते हैं। यहाँ पर बस जाते हैं, शासन करने लगते हैं और हिंदू संस्कृति को ही अपना लेते हैं। हिंदू संस्कृति को बदलने का प्रयास नहीं करते या अपने धर्म का प्रचार नहीं करते। कोई अलग से धर्म नहीं था इनका। इनके जो आक्रमण होते थे वो धन लूटने की दृष्टि से हुआ करते थे, कोई धर्म प्रचार करने की दृष्टि से नहीं होते थे। तो इन्होंने किया, भारतीय संस्कृति को अपनाया और उन्हीं में घुल मिल गए। तो यहां पर भी भारतीय संस्कृति में परिवर्तन नहीं हुआ। भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था चली आ रही थी उसमें ज्यादा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। हाँ, यहां पर एक चीज जरूर होती है कि जो राजा होता है, राजा का दैवीकरण धीरे धीरे होने लगता है, राजा का महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है, राजा अपने आप को ईश्वरीय तुल्य मानने लगता है।
और बोलता है कि सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु सिर्फ मैं हूं, जितने भी निर्णय हैं वो मैं ही लूंगा। लेकिन जैसे ही मौर्योत्तर काल में शुंग वंश आता है, शुंग वंश के बाद कणव वंश आता है, कणव वंश के बाद आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में एक प्रथा चलती है भूमि अनुदान की, क्योंकि यहां पर जब भी सैनिक रखे जाते थे तो सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन जैसे ही सातवाहन वंश आता है तो सातवाहन वंश में भूमि अनुदान की प्रथा चलने लगती है। वह अपने सैनिकों को नगद वेतन ना देकर एक भूमि का टुकड़ा देने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चीज क्या बता रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा मायने रखेगी मध्यकालीन इतिहास में। जो भूमि अनुदान की प्रथा है, इसके द्वारा क्या होगा, जो सैनिक होते हैं उनका उस जमीन पर प्रभुत्व हो जाता है, अर्थात इससे एक व्यवस्था जन्म लेने लगती है जिसे कहा जाता है सामंतकालीन व्यवस्था। तो यह धीरे धीरे उस जमीन का उपयोग करने लगते हैं, फिर उस जमीन को किराए पर देने लगते हैं और किराए के आधार पर धन वसूलने लगते हैं। तो जब उस भूमि के टुकड़े को ये किराए पर देते हैं तो जो भी व्यक्ति इनसे किराए पर लेता है वो इनको कर देता है, इनको पैसे देता है, उस पर नियंत्रण इनका होता है। उसे इस भूमि पर क्या परिवर्तन करने हैं क्या नहीं करने हैं उनका नियंत्रण किसके पास होगा, उस भूमि के टुकड़े के मालिक का। तो यहां पर जो छोटे छोटे वर्ग होते हैं, सैनिक वर्ग होते हैं, उनका प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मौर्य उत्तर काल के बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल में भी बहुत महान महान शासक हुए हैं। एक सत्ता आती है केंद्र में, फिर से स्थापित हो जाती है और अपने क्षेत्र का विस्तार करने लगती है। वहां भी चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, फिर समुद्रगुप्त आते हैं, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आते हैं। तो जो समुद्रगुप्त जब जैसे ही सत्ता में आते हैं तो वह अपने साम्राज्य के विस्तार करने की नीति को अपना लेते हैं। वो बोलते हैं कि हम भारत को हमारे जो साम्राज्य है उसको पूरे भारत या बहुत ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत कर लेंगे। तो जैसे ही वो साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हैं तो वह दक्षिण विजय का सोचते हैं, और उनकी दक्षिण विजय के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत के नेपोलियन से उनकी तुलना की गई है। वो भारत की दक्षिण विजय के लिए जाते हैं, वहां के 12 राज्यों को जीतते हैं, परंतु उन राज्यों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाते। उन राज्यों से बोलते हैं कि आप नियमित कर हमें प्रदान करते रहिएगा, समय समय पर हमारे दर्शन करने के लिए हमारे राजपाट में आइएगा, उपहार वगैरह की व्यवस्था हमें करते रहिएगा, बाकी आप अपने क्षेत्र में रहिए, आराम से शासन करिए। वहां पर क्या होता है कि इनका कब्जा, जो गुप्त काल है, गुप्त काल का कब्जा दक्षिण भारत तक तो हो जाता है, परंतु वहां के जो क्षेत्रीय शासक होते हैं उन्हें वह शक्ति वहां पर प्रदान कर देता है। जैसे ही शक्ति प्रदान करता है तो धीरे धीरे वो जो छोटे छोटे शासक होते हैं जो गुप्त काल के अंतर्गत या गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत चलते रहते हैं, वो धीरे धीरे शक्तिशाली बनने लगते हैं। और शक्तिशाली बनने के साथ जैसे ही केंद्रीय व्यवस्था कमजोर होती है, कमजोर शासक वहां पर आता है और यह उस पर अटैक करने लगते हैं, यह अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करते हैं। तो यह व्यवस्था भी बहुत घातक सिद्ध होती है। गुप्त काल के बाद जैसे ही गुप्तोत्तर काल आता है, स्कंदगुप्त आता है, स्कंदगुप्त के समय हूण आक्रमण होने लगते हैं, और हूण आक्रमण के बाद वहां पर हर्षवर्धन का भी प्रभुत्व होता है। हर्षवर्धन बहुत कुछ तक तो भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो भारत बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। वहां पर बहुत सारे राजपूत शासक अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित कर लेते हैं, और राजपूत शासकों के शासन स्थापित करने के कारण वहां पर बहुत सारे विद्रोह भी होते हैं, क्योंकि राजपूत अपने आत्मसम्मान को बहुत महत्व देते हैं, और इस आत्मसम्मान के चक्कर में वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तो इन चीजों को हमें समझना होगा कि ये सामंत व्यवस्था जो धीरे धीरे जन्म ले रही है, ये किस तरीके से इस्लाम के उदय का कारण बनेगी। साथ ही साथ जो राजपूत काल की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी वह कैसी थी कि उस पर इस्लाम ने अपना कब्जा बहुत अच्छे से जमा लिया। अर्थात जैसे ही इस्लाम ने आक्रमण किया भारत पर तो उनके आक्रमण सफल भी हो गए। तो इन आक्रमणों को सफल होने के लिए और भारत पर कब्जा करने के लिए हमें दो चीजों को समझना होगा। एक तो सामंतवादी व्यवस्था को, और सामंतवादी व्यवस्था के साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि भारत में जो राजपूत काल चल रहा था, तो राजपूत काल की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके की थी, उसमें क्या क्या कमजोरियां थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी।
तो इन व्यवस्थाओं को हम समझेंगे, धार्मिक व्यवस्था को समझेंगे। तो इन व्यवस्थाओं का जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि राजपूतों में क्या कमियां थीं, जिनका फायदा उठाकर इस्लाम धर्म ने भारत पर आक्रमण किया और इस्लाम संस्कृति का प्रभुत्व भारत पर बनाया, साथ ही साथ भारत की केंद्रीय सत्ता अपने कब्जे में ले ली। तो इन चीजों को दो वर्गों में। दूसरा, हमें यह भी देखना होगा कि आखिर इस्लाम धर्म में ऐसा क्या हुआ कि इसका उद्भव तो अरब में हुआ था, लेकिन इसने प्रभुत्व भारत पर जमाने की सोची। इतने से छोटे से क्षेत्र से उठकर यह धर्म कैसे इतने जल्दी आधे यूरोप पर कब्जा कर लेता है और भारत पर कब्जा कर लेता है। तो इसे हम मुख्यतः दो भागों में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। एक में हम सामंतवादी व्यवस्था और राजपूतकालीन व्यवस्था को देखेंगे और दूसरे में हम इस्लाम के उद्भव को देखेंगे। इस्लाम का उद्भव जब हम देख लेंगे तो हमें बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे धीरे धीरे इस्लाम धर्म की जो जड़ें हैं वो भारत पर फैलती गईं और केंद्रीय सत्ता इस्लाम के हाथों में आ गई। फिर उसके बाद जैसे ही हमारा मध्यकाल इतिहास का आखिरी चरण चलेगा तो उस समय हम इसका भी अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से इतनी पावरफुल व्यवस्था इस्लाम की होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किस तरीके से कर लिया और केंद्रीय सत्ता अपने हाथों में किस तरीके से ले ली। तो दोस्तों, ये मध्यकालीन इतिहास की एक रूपरेखा है। इसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा प्राचीन इतिहास का सहारा लिया। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो पहली यूनिट आती है उसका अध्ययन आप डिटेल्स में कर चुके हैं। उसके अंतर्गत आने वाली सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और धार्मिक जो व्यवस्था थी उसका अध्ययन आप बहुत डिटेल में कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हम मध्यकालीन इतिहास उठाएंगे और मध्यकालीन इतिहास की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उस व्यवस्था की जिस व्यवस्था ने भारतीय में जो आर्यों की जड़ें थीं, आर्य का जो वृक्ष था उसकी जो जड़ें थीं उसको कमजोर कर दिया था। अर्थात जो केंद्रीय सत्ता थी उस केंद्रीय सत्ता को खोखला बना दिया था और वह व्यवस्था थी सामंतवाद। क्या थी? सामंतवाद। लेकिन सामंतवाद व्यवस्था होती क्या है, पहले तो यह समझ लेते हैं। तो सामंतवाद एक ऐसी मध्ययुगीन प्रशासकीय और सामाजिक व्यवस्था थी। कैसी थी? प्रशासकीय और सामाजिक दोनों व्यवस्थाएं थीं। तो यह एक मध्ययुगीन प्रशासकीय और सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें स्थानीय शासक उन शक्तियों और अधिकारों का उपयोग करते थे जो सम्राट, राजा अथवा किसी केंद्रीय शक्ति को प्रदान होते थे। समझ में आया? नहीं आया? मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपके घर में प्रभुत्व किसका है? दादाजी का है। लेकिन दादाजी क्या करते हैं? पूरा नियंत्रण पूरे परिवार पर नहीं बनाए रखते। तो वो क्या करते हैं? बोलते हैं कि एक काम करो, मान लीजिए दादाजी ए वर्ग हैं, उनके 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं। ए स्मॉल ए हो जाएगा, स्मॉल बी हो जाएगा, ये स्मॉल सी हो जाएगा और स्मॉल डी हो जाएगा। तो दादाजी के 4 बेटे हैं, चारों बेटों का अपना अपना परिवार है। इसके पास भी इसकी पत्नी है, इसके बेटे हैं, है ना, 2 एक बेटी है। ऐसे ही इसके पास भी ऐसा ही कुछ है, ऐसे ही इसके पास भी है, ऐसे ही डी के पास भी है। तो परिवार बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा होने के कारण दादाजी को लगता है कि यार पूरे परिवार पर मैं एक एक व्यक्ति पर नजर तो नहीं रख सकता, तो मैं क्या करूं? तो मैं कुछ शक्तियां अपने बेटों में दे देता हूं, मतलब ए बी सी डी को दे देता हूं। इनसे बोलता हूं कि आप अपने परिवार में जो बेटे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं उन पर कब्जा करो, उन पर नियंत्रण रखो और उनसे संबंधित सारी जानकारियां तुम मुझ तक पहुंचाओ। ऐसे ही वो चारों बेटों में ये चीजें बांट देता है। तो जिन शक्तियों का प्रयोग ये कर रहा था, दादाजी कर रहे थे, इन सभी पर नियंत्रण पाने के लिए वही छोटे स्तर पर उन्हीं शक्तियों का प्रयोग ए बी सी और डी भी करते हैं इन पर व्यवस्था जमाए रखने के लिए। तो यही होती है सामंतवादी व्यवस्था। समझ में आया? प्रशासकीय और सामाजिक व्यवस्था है जो कि स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं जो कि मुखिया करता था। यह कहलाती है सामंतवादी व्यवस्था। विकास का कारण देखते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था का उद्भव हुआ कैसे, यह विकसित कैसे हुई। तो सामंतवादी व्यवस्था अचानक से जन्म नहीं ली। सामंतवादी व्यवस्था के जन्म लेने का जो कारण है वो अभी से ना लेके बहुत प्राचीन काल से है। प्राचीन काल में कब से? प्राचीन काल में देखें तो हम जैसे ही विदेशियों का आक्रमण हो रहा था, साथ ही साथ सातवाहन जो वंश था वहां से इसके उद्भव का विकास चलने लगता है। जैसे कि सबसे पहली एक प्रथा थी भूमि अनुदान की प्रथा।
भूमि अनुदान की प्रथा का उल्लेख कहां पर मिलता है? इसके प्रारंभिक साक्ष्य मौर्य उत्तर काल में नागानिका के नानाघाट अभिलेख में मिलता है। और नागानिका का नानाघाट अभिलेख जो है वह सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश में जो सैनिक होते थे उनके लिए नगद वेतन ना दिया जाकर उनको एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था कि आप अपनी सेवाएं प्रदान कीजिए और आपकी सेवाओं के बदले में हम एक जो छोटी सी मृदा है या छोटी सी भूमि का टुकड़ा आपको दे देते हैं। तो उस टुकड़े के सहारे ये क्या करते थे, अपना वेतन प्राप्त करते थे, उसको किराए पे चढ़ा देते थे या उस पर कृषि करते थे। तो उसके आधार पर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, उस भूमि के वो मालिक बन गए और धीरे धीरे वहां की सत्ता हथियाने का प्रयास करने लगे। तो पहला कारण क्या था? भूमि अनुदान की परंपरा। दूसरा कारण था बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण जैसे कि हम गुप्त काल में देखें तो हूणों का आक्रमण हुआ था, पूर्व मध्य काल में अरबों का आक्रमण हुआ था, उससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण हुए थे, शकपहला और पुष्करण के आक्रमण हुए थे। लेकिन ये जो हूणों के आक्रमण है और अरबों का आक्रमण है, यह इस सत्ता को थोड़ा सा नर्वस कर देता है। ये क्या करते हैं, ये केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर देते हैं। जैसे ही बाह्य आक्रमण होते हैं तो जो राजा होता है वो बाह्य आक्रमण को संभालने में लग जाता है और आंतरिक नियंत्रण नहीं बना पाता। और जैसे ही आंतरिक नियंत्रण राजा खोता है तो ये जो छोटे छोटे सामंत होते हैं, छोटे छोटे राजा होते हैं स्थानीय स्तर के, वह क्या करते हैं, केंद्रीय सत्ता पर हाविज होने लगते हैं, केंद्रीय सत्ता पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। फिर तीसरा कारण है समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय। मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाता है। उत्तर के अभियान चलाता है, दक्षिण के अभियान चलाता है, दक्षिण में जाता है, 12 राज्यों को जीतता है और 12 राज्यों को जैसे जीतता है तो वहां पर वह उनको अपने साम्राज्य में ना मिलाकर उनसे सिर्फ क्या करता है, उनके भूक्षेत्र पर अधिकार ना कर बल्कि कर प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां उन स्थानीय राजाओं को छोड़ के आ जाता है। उनसे बोलता है कि आप सिर्फ कर प्रदान करते रहिए, बाकी आप अपने शासन पर बने रहिए। इससे भी क्या होता है कि वो स्थानीय स्तर पर जो राजा हैं उनके पास सेना हुआ करती थी, उनके पास भूमि का टुकड़ा हुआ करता था, वो सिर्फ कर पहुंचाया करते थे। लेकिन जैसे ही उनको लगता था कि राजा कमजोर है और वह वहां पर अटैक करने लगते थे, अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगते थे। इसके बाद गुप्तोत्तर काल में वाणिज्यिक व्यापार का पतन। वाणिज्यिक व्यापार का पतन कैसे होने लगा? क्योंकि ये जो छोटे छोटे राजा थे, बहुत छोटे छोटे पूरे भारत में बन जाते हैं और ये जगह जगह पर चुंगी लेने लगते हैं। जगह जगह पर चुंगी से मतलब, मान लीजिए कोई व्यापारी है, व्यापारी कारवाओं में अपना व्यापार करते थे, आगे बढ़ते थे। तो जैसे ही एक राजा का क्षेत्र यह है, मान लो दूसरे राजा का क्षेत्र यहां से लग गया, तीसरे राजा का क्षेत्र यहां से लग गया, तो ये व्यापारी मान लो यहां से यहां की ओर गया, तो जैसे ही वह इस राज्य में प्रवेश करता था वहां का राजा बोलता था भाई साहब निकलने नहीं दूंगा, चुंगी लगेगी, कर लगेगा। क्यों? क्योंकि आप हमारे राज्य से प्रवेश कर रहे हो। तो ये जो सामंत थे, छोटे छोटे राजा थे, वह चुंगी लेने लगे और चुंगी लेने लगे जगह जगह पर। तो ये जो वाणिज्य व्यापार था उसमें कमी आने लगी और जैसे ही कमी आने लगी तो ये जो अपना टैक्स राजा को प्रदान करते थे, केंद्रीय सत्ता को प्रदान करते थे, उस केंद्रीय सत्ता को कर प्रदान करने की दर धीरे धीरे घटने लगी। तो जो केंद्रीय कोष था वो धीरे धीरे खाली होने लगा और जो स्थानीय स्तर के शासक थे उनके केंद्रीय कोष में वृद्धि होने लगी। तो चूंकि जो सामंत हुआ करते थे, इनके पास खुद की सेना भी हुआ करती थी, इनका जो राजकोष था वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था, इनके पास स्वयं की भूमि भी हुआ करती थी। सिर्फ काम इतना था कि राजा के लिए जब जरूरत पड़े तो घोड़े वोड़े पहुंचा दो वहां पर, दूसरा कर वगैरह दे दो। तो करों में भी ये कटौती करते थे, बोलते थे राजा साहब मेरे पास तो ज्यादा पैसा है नहीं, तो आप अभी इतने में काम चला लो। और अंदर ही क्या करते थे, राज्य को खोखला करने का प्रयास करते थे। तो ये सभी कारण थे जिनके आधार पर सामंतवाद का विकास हुआ और सामंतवाद धीरे धीरे प्रभुत्व में आया। और ये सामंतवाद ही सबसे बड़ा कारण बनता है भारत में आर्यों के पतन और इस्लाम धर्म के उद्भव का। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सामंतवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो सरल सी विशेषताएं, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है। बातों बातों में बहुत सारी विशेषताएं तो मैंने वहीं बता दी हैं, फिर भी एक नज़र में हम देख लेते हैं। जैसे कि यह राजस्व वसूली तो करते थे। क्यों? मैंने अभी बताया था कि दादाजी क्या करते थे, पिताजी लोगों को बांट देते थे कि आप क्या करो, पूरा नियंत्रण करो, जो भी बच्चे जो कमा के ला रहे हैं पहले तुम रखो और तुम पूरा टैक्स वसूल के हमको दो। तो ये राजस्व प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक दायित्व भी संभालते थे, साथ ही साथ उन पर सब नियंत्रण भी रखेंगे। कौन पढ़ाई करने के लिए जाएगा, कौन खाना बनाएगा, कौन क्या काम करेगा। तो पिताजी लोग जिस तरीके से नियंत्रण रखते हैं उसी तरीके से सामंत भी रखते थे। सामंत अपने स्थानीय स्तर पर, मान लीजिए ये राजा है
और बहुत सारे सामंत हैं। तो ये क्या करते थे, जो अपने स्थानीय स्तर पर जितनी भी भूमि हुआ करते थे उससे कर वसूलते थे। कर वसूलने के साथ साथ इस पर नियंत्रण किस तरीके का होगा, इस पर कैसे नियम बनाए जाएंगे, किस तरीके से खेती होगी, उन सभी का निर्धारण, जितने भी प्रशासनिक दायित्व हैं उनका निर्वहन भी कौन करता था, सामंत किया करता था। सुरक्षा हेतु अपने पास एक सैनिक टुकड़ी भी रखता था। मतलब राजा के पास स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। इस समय राजा क्या करता था, सामंतों के लिए बोल देता था कि आप स्थायी सेना रखिएगा, जब भी हमें जरूरत पड़े आप ये सेना हमें भेज दीजिएगा। और सामंत क्या करता था, वो भी बड़ा चंट होता था, वो रखता था, सैनिक रखता था, घोड़े रखता था, लेकिन जो लो क्वालिटी के सैनिक और लो क्वालिटी के घोड़े होते थे, जब कभी राजा युद्ध के लिए जाता था तो उनको लो क्वालिटी के पहुंचा देता था, और इसी कारण से राजा की क्या हो जाती थी, पराजय हो जाती थी। क्योंकि यदि वह अच्छे किस्म के घोड़े और अच्छे किस्म के सैनिक राजा की सहायता के लिए पहुंचा देगा और युद्ध करते करते यदि वह मरा गए तो ये जो सामंत है वो तो वैसे ही आधारहीन हो जाएगा, दूसरा सामंत इससे आगे बढ़ जाएगा। तो सामंत भी चंट होते थे, वह क्या करते थे, राजा से बोलते थे ठीक है साहब, आप हमसे बोलो कि आप सैनिक टुकड़ी रख लो, हम रख लेंगे, और आप जब बोलोगे हम तब आपके लिए ये सैनिक उपलब्ध करा देंगे। लेकिन वह भी सैनिक दो तरीके से रखता था, एक अच्छे वाले और एक ऐसे ही काम चलाओ। राजा ने बोला भाई साहब मुझे सैनिकों की आवश्यकता है, बोलता ठीक है हम पहुंचाते हैं, अभी कितने चाहिए, बोले 10,000। बोल लो 10,000 क्या कर देता था, ये कमजोर सैनिकों को पहुंचा देता था। तो यही कारण बाद में जो राजपूत शासक होते हैं उनकी पराजय का कारण भी बनते हैं, यही सामंत और उनकी यह व्यवस्था। ये इनके पास सिर्फ ये क्या करते थे, राजा के लिए राजा ने इनको ये सुविधाएं दे रखी थी कि आप राजस्व वसूल करो, प्रशासनिक दायित्व संभालो और अपने पास सैनिक टुकड़ी रखो। लेकिन कुछ दायित्व भी तो देते थे कि तुम क्या क्या करोगे जिससे लगे कि हम राजा हैं और तुम सामंत हो। तो बोलते थे कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो, तो ये राजा के अधीन हुआ करते थे। बोल देते थे कि नहीं भैया जो साम्राज्य है ये तो इन राजा साहब का है, हम तो बस यहाँ के सामंत हैं। तो उनकी अधीनता स्वीकार करते थे, उन्हें समय समय पर कर उपलब्ध कराते थे, कर के साथ साथ उपहार आदि प्रदान करते थे। इसके साथ ही अपने यहाँ जो मुद्राएं चलती थी उनमें अधिपति का जो नाम है वो अंकित करवाते थे। साथ ही साथ अपने यहाँ पर अधिपति की मुद्राओं को भी चलवाते थे। जो केंद्रीय स्तर पर मुद्राएं चल रही हैं, जो राजा ने मुद्राओं का संचालन किया है, ऐसा नहीं है कि राजा बोले नहीं नहीं, सामंत बोले नहीं नहीं ये तो राजा की मुद्रा है, हमारे यहाँ नहीं चलेगी, हमारे यहाँ तो अलग मुद्रा चलती है। तो हर सामंत का ये होता था कि जो केंद्रीय मुद्रा है उसको अपने यहाँ पर चलाए। साथ ही साथ अपने यहाँ जो अभिलेख हुआ करते थे उन अभिलेखों पर वह राजा का नाम खुदवाता था। बोलते ना कि फलाने के सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं। जैसे कि अब मुख्यमंत्री होते हैं, आप वर्तमान व्यवस्था को देख लीजिए, तो जो मुख्यमंत्री होते हैं वो सामंत मान लीजिए और जो प्रधानमंत्री हैं वो राजा मान लीजिए। तो मुख्यमंत्री जी भी कोई कार्य करते हैं, कोई योजना चलाते हैं तो क्या बोलते हैं कि महामहिम प्रधानमंत्री जी की सहायता से या उनकी कृपा से ये योजना हम संचालित कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सामंत भी यही किया करते थे, अपने यहाँ के अभिलेखों पर उनका नाम खुदवाते थे। साथ ही साथ युद्ध के अवसर पर अधिपति को क्या है, सैनिक सहायता भी प्रदान करते थे। तो ये चीज़ें इनकी विशेषता हुआ करती थी कि ये जैसे ही आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि सामंत क्या था। सामंत के पास कुछ अधिकार थे, साथ ही साथ उसके लिए कुछ दायित्व थे। अधिकार क्या थे, राजस्व वसूल करना, प्रशासनिक दायित्व और अपने पास सैनिक टुकड़ी रखना। लेकिन दायित्व ये थे कि तुम अधीनता स्वीकार करोगे, कर और उपहार दोगे, उनकी मुद्राएं अपने यहाँ पे चलाओगे, अपने अभिलेखों पे उनके नामों को उत्कीर्ण कराओगे, साथ ही साथ उनको समय आने पर सैनिक सहायता दोगे। तो ये सामंतों की क्या होती थी, विशेषताएं हुआ करती थी। अब हम बात कर लेते हैं सामंतवाद के प्रभाव का। तो देख लीजिए, कोई भी व्यवस्था होती है कभी भी आए, उसके दो पहलू जरूर होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कोई भी व्यवस्था पूर्णतः नकारात्मक नहीं होती और कोई भी व्यवस्था पूर्णतः सकारात्मक नहीं होती। दोनों में ही सकारात्मक नकारात्मकता पाई जाती है, दोनों ही महत्वपूर्ण तत्व इसमें समाहित होते हैं। बस देखना यह रहता है कि कब कौन सा प्रभुत्व में ज्यादा रहता है, कब कौन सा प्रभुत्व में कम रहता है। अर्थात जिससे हानि हो जाए तो हम बोलते हैं इसके नकारात्मक तत्व थे, और जिससे हमें फायदा हो जाए हम बोलते हैं इसके सकारात्मक तत्व थे। जैसे हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में दोनों प्रकार के तत्व थे, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक क्या थे, तो इसमें संघीय शासन प्रणाली का जन्म हुआ। संघीय शासन प्रणाली क्या होती है, संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली में केंद्र के पास जो शक्तियां होती हैं उनकी शक्तियों का कुछ पार्ट वो राज्यों को भी दे देते हैं।
इसी तरीके से जो केंद्रीय राजा होता है उसके पास जो शक्तियां होती हैं, उन्हीं शक्तियों को वह स्थानीय स्तर पर जो सामंत होते हैं उनको दे देता है कि आप इनका निर्माण करिएगा, आप इनका उपयोग करिएगा। इससे क्या होता है संघीय शासन प्रणाली से? तो इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि जो सामंत होता है वह स्थानीय स्तर का होता है, वह वहां की समस्याओं से अवगत होता है, जनता से सीधा प्रत्यक्ष संबंध बना लेता है, उनकी समस्याओं को सीधा सुन लेता है। तो क्या होता है, संघीय शासन प्रणाली का जन्म होता है, जो कि बहुत अच्छी शासन प्रणाली है। भारत में भी संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। आप देखते हैं कि जो शक्ति होती है उसका केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर क्या किया गया है, विकेंद्रीकृत किया गया है। क्योंकि जब तक संघीय शासन प्रणाली नहीं होती है, केंद्रीय शासन प्रणाली होती है, तो केंद्रीय शासन प्रणाली गलत नहीं है, न संघीय शासन प्रणाली है, लेकिन यदि केंद्रीय शासन प्रणाली है और यदि राजा निरंकुश हो जाए तो वह उस राज्य के लिए आफत बन जाता है। और संघीय शासन प्रणाली है तो संघीय शासन प्रणाली में तो राजा निरंकुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही राजा निरंकुश होता है, स्थानीय स्तर के जो शासक होते हैं उस पर अटैक बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे अच्छा पॉइंट है या सबसे अच्छा सकारात्मक प्रणाली थी कि यह शासन जो था संघीय शासन प्रणाली पर आधारित था। क्या थी ये, संघीय शासन प्रणाली पर। लेकिन राजनीतिक नकारात्मक तो बहुत ज्यादा थे। क्या क्या, सबसे पहले संघीय थी, लेकिन जब कभी केंद्र में राजा कमजोर पहुंचता था, कमजोर होता था, तो यह क्या करते थे, केंद्रीय शक्ति में कमी लाते थे। अर्थात वहां पर सेना, अब राजा क्या होता था, सैनिक इनको दे देता था, सैनिक अपने पास रखता नहीं था। दूसरा, ये चुंगी वसूलते थे। चुंगी वसूलने के कारण क्या होता था, इनके पास जो धन का भंडार था ज्यादा होता जा रहा था, राजा के पास धन कोष का भंडार कम होता जा रहा था। इससे केंद्रीय शक्ति में धीरे धीरे कमी आने लगी। तो जैसे ही बाह्य आक्रमण हुए तो केंद्रीय सत्ता लड़ने में समर्थ ही नहीं हो पाई। तो ये नकारात्मक पॉइंट था। दूसरा, वंशानुगत नौकरशाहों को बढ़ावा मिलता है। अभी तक तो सिर्फ राजा वंशानुगत हुआ करते थे कि राजा का पुत्र राजा, लेकिन अब जब स्थानीय स्तर पर कुछ सैनिकों को या कुछ सामंतों को वहां पर निर्धारित कर दिया कि भाई आप इस क्षेत्र की प्रशासनिक सामाजिक व्यवस्था को संभालिएगा, तो वो भी सोचते हैं कि यार हम सामंत हैं तो क्यों ना इस पद पर हमारे ही बेटा बैठे। तो उन्होंने उस पद को भी वंशानुगत बना दिया। तो इससे क्या होने लगे, जो नौकरशाह थे वो भी वंशानुगत ही बनने लगे। तो इससे जो शासन व्यवस्था होती है उसमें योग्य प्रशासक और योग्य सैनिक ना पहुंचकर जो अयोग्य हुआ करते थे उनका महत्व ज्यादा बढ़ने लगा। जो घूसखोरी करते थे, भ्रष्टाचारी होते थे, जिनको शासन प्रशासन का कुछ भी नॉलेज नहीं हुआ करता था, वो सभी इन सत्ताओं पर प्रतिष्ठित होने लगे या सत्ताओं पर काबिज होने लगे। ऐसी राजा तथा प्रजा का प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गया। पहले हुआ क्या करता था, केंद्रीय प्रशासन में राजा का सीधा नियंत्रण जनता पर होता था, वह सीधे संवाद जनता से कर सकता था। मान लीजिए उसने कर प्रणाली निर्धारित की कि कर प्रणाली इतनी है, यदि जनता चुकाने के लिए सहयोगी है या चुका पाती है, समर्थ है, तो वह चुकाती थी, सीधा फायदा राजा को मिलता था। राजा जनता की भलाई के लिए भी कुछ योजनाएं चलाता था। तो राजा जनता से प्रत्यक्ष संबंध रखकर उसकी कमियों को, उसकी कमजोरियों को और उसकी समस्याओं को जानता था, साथ ही साथ उनकी सहायता करता था। लेकिन सामंतवादी व्यवस्था आ जाने के कारण अब राजा का सीधा संबंध जनता से ना होकर राजा का सीधा संबंध किससे हो गया, सामंत से हो गया। क्योंकि ए और सी के बीच में एक बी बैठ गया जो कि खाने के लिए बैठा था। राजा ने कुछ योजना चलाई तो उस योजना का कुछ बना के उसने जनता को दिया, और जनता ने जितना कर लोन दिया उसको, या जितना भी कर दिया, लोन नहीं सॉरी कर दिया, वो कर पूरा का पूरा राजा को न पहुंचा के अपना हिस्सा काट के फिर राजा को पहुंचाया। तो इससे क्या हो रहा था कि जनता को भी नुकसान हो रहा था और राजा को भी नुकसान हो रहा था। तो ये इसके नकारात्मक पॉइंट हैं, नकारात्मक बिंदु हैं। तो जो सामंतवादी व्यवस्थाएं, इसके सकारात्मक राजनीतिक परिणाम कम थे लेकिन नकारात्मक राजनीतिक परिणाम बहुत ज्यादा थे। ऐसे ही यदि हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक में सकारात्मक बिंदु ये होते हैं सामंतवादी व्यवस्था की, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देता है। क्योंकि छोटे छोटे सामंत होते हैं वह अपने स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं, उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, कृषि भूमि में विस्तार करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही कृषि भूमि में विस्तार करने का प्रयास करेंगे वो सोचेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो और हमें किसी और राज्य पर निर्भर ना होना पड़े, हम जितना भी है जो कुछ है अपने यहाँ पर करें, अपने यहाँ पर रहकर खा पी के खुश रहें। क्योंकि यदि हम दूसरे राज्य पर निर्भर करेंगे तो वो कल को हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या करते थे, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करते थे, उससे प्रोत्साहन मिलता था। साथ ही साथ कृषि योग्य भूमि का विस्तार हुआ।
क्योंकि सामंतों के लिए मान लीजिए पहले राजा के पास इतनी भूमि हुआ करती थी, राजा केंद्र में बैठा है। अब राजा पूरी भूमि पर नियंत्रण तो सही तरीके से रख नहीं पाएगा, वो पूरी भूमि को सही तरीके से नहीं देख पाएगा, और जब वह सही तरीके से देख ही नहीं पाएगा तो बहुत सारी भूमि ऐसी रह जाती है जिसमें कृषि होती ही नहीं थी, बंजर के रूप में डली रहती थी, परती भूमि के रूप में डली रहती थी। लेकिन जैसे ही इनका विभाजन कर दिया राजा ने बहुत सारे भागों में कि ये तुम्हारा हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये डी का हो गया, ये यू का हो गया, ये एफ का हो गया, ऐसे उसने बांट दिया। तो अब जब ए के पास इतना ही टुकड़ा है तो वो सोचेगा क्यों ना इसका सही से सही उपयोग करो, जो मेड़ें चौड़ी चौड़ी हैं उन मेड़ों को कम कर दो। उदाहरण के लिए यदि हम पारिवारिक पृष्ठभूमि में जाएं, अभी आप तो नॉर्मल जिंदगी से देखिएगा, मान लीजिए आपके दादाजी के पास 10 एकड़ खेती है और आपके जो पिताजी लोग हैं वह 4 भाई हैं। अब चारों भाई जब खेती कर रहे हैं तो बड़ा भाई सोचेगा यार छोटा कर लेगा, छोटा बोलेगा यार मंझला वाला कर लेगा, मंझला वाला सोचेगा यार संझला वाला कर लेगा। तो ये ऐसे ही सोचते रहेंगे कि ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये कर लेगा, तो कृषि भूमि सही तरीके से नहीं चलेगी। नियंत्रण के लिए दादाजी बैठे हैं, आखिरी में बोलेंगे ठीक है भाई साहब क्या निकला, तो उन्होंने बोला गाय खा गई, या फिर सुअरों ने अटैक कर दिया, या फिर पानी गिर गया, बाढ़ आ गई, ओलावृष्टि हो गई, जिससे फसल उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पाया। ये कोई नहीं बोलेगा कि जो खेती थी हमने ही सही नहीं की, वो दूसरे पे मर देगा, वो बी पे मर देगा, वो सी पे मर देगा। लेकिन जब दादा बोलेगा एक काम करो यार, खेती किसानी सही तरीके से नहीं हो रही, आप एक खेती बांट लो, एक भाग मुझे छोड़ दो, बाकी 4 भाग एक एक भाग तुम लोग ले लो। तो अब पता है हर बेटे को कि मुझे सिर्फ इतनी ही भूमि मिली है, उसी में मुझे अपना रोजगार रोज बसर निकालना है, पूरी जिंदगी चलानी है। तो वह क्या करेगा, जो पहले खेती में इतनी मोटी मोटी मेड़ें डली हुआ करती थी, जो भूमि का बंटवारा करती थी, वह इनका क्या करेंगे, अब जोत जोत के बिल्कुल पतला कर देंगे। अर्थात कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक भूमि का उपयोग करें। जहां पहले वह भूमि पर एक फसल लिया करते थे, अब वो उसी भूमि पर 3-3 फसलें लिया करेंगे, ताकि उस छोटे से टुकड़े से बहुत ज्यादा आमदनी हो सके। बस यही व्यवस्था सामंत की थी। सामंतों ने क्या किया, छोटे छोटे भूमि के टुकड़े मिले तो सोचा कि यार इस भूमि से क्यों ना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर लिया जाए। राजा के पास तो वो हुआ करता था कि भाई साहब इतनी भूमि में इतना ही निकलता था, तो हम तो उस हिसाब से दे देंगे, जितना एक्स्ट्रा उत्पादन होगा वो हम रख लेंगे। तो ये हुआ करता था। तो क्या हुआ, कृषि भूमि में विस्तार हुआ। ये सकारात्मक पॉइंट थे, लेकिन इसके नकारात्मक पॉइंट भी थे, नकारात्मक बिंदु भी थे। क्या क्या थे, कृषि उत्पादन में कमी आई। कृषि उत्पादन में कमी क्यों आई, क्योंकि यहां पर अब कृषकों का शोषण ज्यादा होने लगा। उनके लिए आधुनिक तकनीकें नहीं दी गई। राजा हुआ करता था, उसके पास बहुत संपत्ति हुआ करती थी, वह अधिक से अधिक संपत्ति लगा देता था, लेकिन इनका मुख्य रहता था कर वसूलना। अब कर केंद्र भी वसूलता था और सामंत भी वसूलते थे, तो दोहरा कर लगता था, तो लोग कृषि से दूर भागने लगे। तो कृषि भूमि में तो विस्तार हुआ, लेकिन कृषि के उत्पादन में विस्तार नहीं हुआ। उत्पादन धीरे धीरे कम होने लगा। वाणिज्य व्यापार में गिरावट आने लगी। वाणिज्य व्यापार में गिरावट क्यों आने लगी, क्योंकि ये जो छोटे छोटे सामंत बहुत सारे बन गए। जब पहले एक ही राज्य हुआ करता था तो इनको चुंगी वुंगी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी, अपने साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में कहीं भी आराम से व्यापार कर सकते थे। लेकिन जब यही साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया तो यहाँ पर छोटे छोटे सामंत जैसे ही इनके संपर्क में आए व्यापारी, तो ये चुंगी ले, इधर से इधर आए तो ये चुंगी ले। वो इतना ज़्यादा टैक्स लगाते थे कि व्यापारी बोले भाड़ में जाए, हमें व्यापार ही नहीं करना। तो व्यापार में भी क्या होने लगी, धीरे धीरे गिरावट आने लगी। ऐसे ही मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा नगरीकरण का पतन होने लगा। मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन कैसे होने लगा, यहां पर मिश्रित मुद्राएं चलने लगी। जो शुद्ध सोने धातु की मुद्राएं चलती थीं वो अब मिश्रित मुद्राओं में तब्दील हो गई। लोग हल्के पदार्थों की मुद्राएं बनाने लगे। ऐसे मुद्रा और धीरे धीरे नगरीकरण का भी पतन होने लगा, क्योंकि नगरीकरण का विकास ही वाणिज्य व्यापार से होता है। यदि वाणिज्य व्यापार में उन्नति होगी तो नगरीकरण का विकास होगा, लेकिन वाणिज्य व्यापार में अवनति के कारण नगरीय विकास का भी क्या होने लगा, पतन होने लगा। छोटे छोटे सामंत थे, अपना राजा अपना महल बनवा लेते थे, बाकी उनको नगर से मतलब नहीं हुआ करता था। जो राजा होता था वो पूरे नगर की व्यवस्थाएं करता था, नगर को बढ़ावा देता था, वहाँ पे नई नई व्यवस्थाएं करता था, वहाँ पे नहरें खुदवाता था, वहाँ पे तालाबों का निर्माण करवाता था, वृक्ष लगवाता था। लेकिन सामंत ऐसा कुछ नहीं करते थे। इसके बाद हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था में जो सकारात्मक पॉइंट हैं, सामंतों एवं स्थानीय निवासियों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध हो गए। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, राजा है, बीच में क्या आ गया, सामंत आ गया, वो किसके बीच में, जनता के बीच में।
तो अब राजा का प्रत्यक्ष संबंध तो जनता से नहीं रहा, अब किसका हो गया? सामंत का प्रत्यक्ष संबंध जनता से हो गया। अर्थात इनके सुख दुख दर्द जो भी हैं वो सब सामंत को पता चलते थे और सामंत ही इनके लिए योजना और प्रशासन का निर्धारण करता था। तो इनके संबंध इनसे बनने लगे। अब जनता को राजा से मतलब ही नहीं, कौन राजा बैठा, कैसा राजा, काहे का राजा, उनके लिए तो सामंत ही सब कुछ था। वो सामंत को ही सब कुछ मानते थे, उनको ही टैक्स पे करते थे, उनकी योजनाओं का फायदा लेते थे। तो कुछ भी दिक्कत होती थी वो राजा के पास ना जाकर कहां पर जाते थे? सामंत के पास। तो जो एक भक्ति भावना होती है वह जनता में राजा के प्रति ना होकर अब किसके प्रति होने लगी थी? सामंतों के प्रति होने लगी थी। और जैसे ही सामंतों के प्रति जनता की भक्ति भावना बढ़ती है और राजा के प्रति कम होती है तो राजा का केंद्र प्रशासन कैसा होने लगता है? कमजोर होने लगता है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में एक सकारात्मक पॉइंट भी था। क्या क्या थे? सकारात्मक पॉइंट ये था, लेकिन नकारात्मक पॉइंट भी था। कृषकों के शोषण को प्रोत्साहन मिला। अब कृषकों का शोषण बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष संबंध सामंत का था। तो अब इनको राजा को भी टैक्स देना होता था और सामंतों को भी टैक्स देना होता था, दोहरे टैक्स। उत्पादन 1 रुपए का हुआ, 25 पैसे ये ले गया, 25 पैसे ये ले गया, 50 पैसे, 50 पैसे बचे, क्या कर लोगे? समझ रहे हो ना? ऐसे ही शूद्रों एवं श्रमिकों की स्थिति में गिरावट आने लगी। अब इनसे बंधुआ मजदूरी होने लगी। अब इनको ये पहले घरों में यूज किया जाता था नौकरों के लिए, अब उनको घरों के साथ साथ बाहरी कार्यों पर भी भेजा जाने लगा। उपहार स्वरूप जो श्रमिक होते थे राजा को भेंट कर दिए जाते थे कि लो राजा 10 से श्रमिक हमने आपको दिए। तो इनसे उनका शोषण बहुत बढ़ने लगा। साथ ही साथ सामाजिक असंतोष फैल गया। सामाजिक असंतोष में वृद्धि हुई। जो जनता थी वह सुखी से नहीं रह पा रही थी क्योंकि सामंत उनका शोषण बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो जनता में भी क्या हो गया था? असंतोष बढ़ने लगा था। सांस्कृतिक की बात करें तो सांस्कृतिक का सकारात्मक बिंदु जो है इसमें क्या हो रहा था? क्षेत्रीय भाषा एवं संस्कृति का विकास हुआ क्योंकि सामंत जो थे वो अपनी स्थानीय स्तर की भाषा को और संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। उसको बढ़ावा देने के लिए जो हर संभव प्रयास करते थे। तो इससे क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, क्षेत्रीय संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन इससे विसंस्कृतिकरण को भी बढ़ावा मिला। अर्थात एक दूसरे की संस्कृति से क्या हो रही थी? ईर्ष्या हो रही थी। जिससे विसंस्कृति को, संस्कृतिकरण को बढ़ावा मिला। इसका नकारात्मक पॉइंट था। तो ये थी सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था ने किस तरीके से केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया? केंद्रीय सामंत व्यवस्था कैसे जन्म हुआ सामंती व्यवस्था का? सामंती व्यवस्था की स्थिति क्या थी? सामंती व्यवस्था की विशेषताएं क्या थी? सामंती व्यवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े? इसके अंतर्गत हमने इनको समझने का प्रयास किया। तो सामंतवादी व्यवस्था में हमने सामंत व्यवस्था के क्या कारण हैं, क्या परिणाम हैं, इन सभी को समझने का प्रयास किया। बहरहाल इससे हुआ क्या? सामंत व्यवस्था से कुछ सकारात्मक बिंदु हमारे सामने आए। लेकिन मैंने बोला था कि जो इस्लाम का उदय है, जो तुर्की राज्य की स्थापना है, इसके लिए यही व्यवस्था सबसे ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होती है इस्लामों के लिए, क्योंकि यह केंद्रीय सत्ता को क्या कर देती है? कमजोर कर देती है। और केंद्रीय सत्ता जैसे ही कमजोर हो जाती है तो केंद्र पर आंतरिक और बाह्य दोनों आक्रमण होने लगते हैं। और ये आक्रमण का सामना केंद्र सही तरीके से नहीं कर पाता और सही तरीके से ना कर पाने के कारण जो भारत में आर्यों का प्रभुत्व, केंद्रीय सत्ता पर आर्यों का प्रभुत्व वर्षों से चला आ रहा था, वह प्रभुत्व समाप्त होता है और वहां पर इस्लाम धर्म या इस्लाम संस्कृति का उद्भव होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत सिर्फ इतना ही। इसमें हमने सामंतवादी व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में राजपूतों की सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, जिसके कारण इस्लाम को भारत पर आक्रमण करने में इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा और भारत पर कब्जा कर 700 वर्षों तक अपना शासन स्थापित करके रखा। तो इसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।